नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के 11 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं समाचार। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष की तरफ से मुख्य वक्ताओं में अखिलेश यादव का होगा बयान। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कल दिए गए भाषण से हटाए गए आपत्तिजनक हिस्से। हिंदुओं और पीएम मोदी समेत बीजेपी पर की थी राहुल ने टिप्पणी। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन। पीएम मोदी ने पहली बार चुनकर आए सांसदों को दिया मंत्र। अच्छे संसदीय आचरण को अपनाने पर दिया जोर। पुणे में जीका वायरस के 6 मामले। संक्रमित मरीजों में 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल। मरीजों की सेहत पर डॉक्टर्स की नजर। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। 26 जून को तिहाड़ जेल से हुई थी गिरफ्तारी। और राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड समेत 15 से अधिक राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं असम में बाढ़ से बिगड़े हालात। चलिए खबरों को अब देखते हैं विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रस्ताव पर आज भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हो रहा है। लोकसभा में कल 16 घंटे तो राज्यसभा में 21 घंटे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए रखे गए थे। लोकसभा में कल अभिभाषण पर 40 सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया था। अनुराग सिंह ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का अनुमोदन किया और पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंची सांसद बांसुरी स्वराज ने इस अनुमोदन का समर्थन किया। बीते शुक्रवार को सदन में हंगामे की वजह से चर्चा शुरू नहीं हो पाई थी। वहीं कल उच्च सदन में 13 सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया था। संसद भवन परिसर में एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही बीजेपी के सहयोगी दलों के सांसदों ने भी इस बैठक में शिरकत की। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पहली बार चुनकर आए सांसदों को अच्छे संसदीय आचरण को अपनाने का मंत्र दिया है। पार्टी का पहला बैठक हुआ और एनडीए के जितने भी नेता हैं और सदस्यों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ऐतिहासिक तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर फूलमाला के साथ अभिनंदन स्वागत किया गया, क्योंकि ये पहला बैठक था और हमारे पास हाउस का जो बिजनेस है राज्यसभा लोकसभा का एक सीमित है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर चर्चा ही था और ओथ एंड एफर्मेशन का ही था, तो उसका हाईलाइट किया गया और मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हुआ। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि हम देश सेवा के लिए आए हैं और देश सेवा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है। पीएम मोदी ने सांसदों को अपनी रुचि के अनुसार विकास के नए स्रोतों पर भी काम करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक
देश का और भी कोई बड़ा विषय हो जिसमें रुचि है, सांसद होने के नाते अपने अपने रुचि होते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना है। कोई एमपी पानी के विषय में, कोई एमपी पर्यावरण के विषय में, कोई एमपी सामाजिक क्षेत्र में, अलग अलग रुचि होता है। तो उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ने, हमारे संवाददाता इस पूरे मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए। तो शैलेंद्र, आज प्रधानमंत्री ने पहली बार जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं फिर कहें कि एनडीए के इस संसदीय दल को संबोधित किया है। कौन सी बड़ी बातें आपको लगता है कि आगे आने वाले सत्र के दौरान दिखाई देंगी आचरण के तौर पर, क्योंकि यही आज सबसे बड़ा विषय है संसद में? देखिए, कल राहुल गांधी का संबोधन हुआ था नेता विपक्ष के तौर पर, और सत्ता पक्ष ने कहा था कि राहुल गांधी ने जो नेता विपक्ष पद की जो गरिमा है उसका ख्याल नहीं रखा। उन्होंने अपने संबोधन में तमाम ऐसी आपत्तिजनक बातें कही, जिसको आज हमने देखा है कि कल देर रात संसद की कार्रवाई रिकॉर्ड से निकाल भी दिया गया है। उन्होंने हिंदुओं को लेकर जो कुछ कहा, जो बीजेपी पर आरोप लगाए, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो संसद की कार्रवाई से निकाल दिया गया। इसका मतलब यह है कि वो असंसदीय भाषा थी, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया था। आज जब हम देख रहे हैं कि एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है, हालांकि इसमें राहुल गांधी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर एनडीए के सांसदों को कहा है, खासतौर पर जो पहली बार चुनकर आए सांसद हैं, कि वो सदन की मर्यादा का ध्यान रखे, सदन में अपने व्यवहार का ध्यान रखे, यानी संसदीय मर्यादा, संसदीय परंपरा का पालन करें एनडीए के सांसद। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और दूसरी बात ये कही है कि देश सर्वोपरि है, हम देश सेवा के लिए आए हैं, तो एनडीए के सांसद मुद्दे उठाएं, सांसद अपनी रुचि के हिसाब से अपनी रुचि को आगे बढ़ाएं, उस मुद्दे पर संसद में बात करें। किसी को जल संरक्षण में रुचि हो सकती है, किसी को तकनीक में रुचि हो सकती है, किसी को पर्यावरण में रुचि हो सकती है, कोई कृषि पर अपनी रुचि रख सकता है, कोई विनिर्माण या सर्विस सेक्टर पर अपनी रुचि पर बोल सकता है। तो अपनी रुचि को डेवलप करें और उस पर संसद में अपनी बात रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम भविष्य में देखेंगे कि एनडीए के जो सांसद हैं, एनडीए और बीजेपी के जो सांसद हैं, वो अलग अलग मुद्दों पर अपनी रुचि के हिसाब से बोलते नजर आ सकते हैं। शून्यकाल में सांसदों को, खासतौर पर जो पहली बार चुनकर आए सांसद हैं, उनको एक मौका होता है कि वो अपनी बात रखें, अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दे उठाएं, देश के मुद्दे उठाएं। तो ये एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन, बहुत बड़ा एक तरह से कहें बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही है। आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अभिनंदन किया गया। तीसरे बार लगातार वो प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा भारत के इतिहास में दूसरी बार ही हुआ है, जो और पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोई गठबंधन की सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए के वो नेता है, तो निश्चित तौर पर उनका अभिनंदन किया गया। एनडीए के जो तमाम सहयोगी आप देख रहे हैं, राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह, चिराग पासवान, एचडी कुमारस्वामी, वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र, क्या इन मंत्रों के जरिए विपक्ष को भी कुछ संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने? ये कहना कि हमारे लिए देश सेवा सर्वोपरि है, क्या ये एक तरह का कटाक्ष नहीं है विपक्ष के ऊपर कि कुछ लोग केवल अपने हित की सोच रहे हैं, अपने दल के हित की सोच रहे हैं, कैसे उनकी सीट्स बढ़ें उनकी सोच रहे हैं, केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, जबकि बीजेपी का जो मूल मंत्र है वो बार बार अपने सांसदों, अपने सहयोगी दलों को बता रहे हैं कि भाई देश की सेवा के लिए आए हैं। और कई बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे लिए देश सेवा सर्वोपरि है, पार्टी दूसरे नंबर पर आती है। देखिए अजय, कई बार कुछ बातें कहकर भी नहीं कही जाती हैं और नहीं कहकर भी कह दी जाती है। एनडीए सांसदों को संबोधित कर रहे थे तो उनको एक सीख दे रहे थे, सलाह दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन संदेश छिपा हुआ है कि सांसद अपनी गरिमा का ध्यान रखें। जो चुनकर आए हैं उनकी एक अपनी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री कई मौकों पर इस बात को कह चुके हैं कि देश हित सर्वोपरि है उनके लिए, बीजेपी के लिए, एनडीए सांसदों के लिए वही सर्वोपरि होना चाहिए। जब पीएम संग्रहालय की आज बार प्रधानमंत्री कह रहे थे, उन्होंने सांसदों से कहा कि परिवार सहित जाएं, वहां देखें कि पहले प्रधानमंत्री से लेकर अब तक के जो प्रधानमंत्री रहे उनका एक योगदान रहा है राजनीति से इतर। उसमें कोई राजनीतिक संदेश नहीं है कि किसी सांसद को वहां पर जाने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि किसी राजनीतिक दल की नेता की बड़ाई होनी है या किसी एक पीएम की बड़ाई होनी है। सभी प्रधानमंत्रियों ने जो योगदान किया है देश के लिए, उसका जिक्र पीएम संग्रहालय में किया गया है, तो उसको जाने समझे, ये प्रधानमंत्री आज कह रहे थे। तो आप देखिए, इसका संदेश बहुत साफ है
कि सभी के योगदान को स्वीकार करना है अगर किसी ने देश में योगदान किया है देश को आगे ले जाने में। और राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन जब देश की बात होगी तो सभी एक सुर में बोले, और जब संसद के अंदर बोलने की बात होगी तो संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखना है, ये सांसदों की जिम्मेदारी है। तो ये सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं, हम सब जानते हैं, चाहे आप सत्ता में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, संसद चले, मर्यादा का ध्यान रखे, ये सभी की जिम्मेदारी है। तो आप निहितार्थ तो निकाल ही सकते हैं, आप राजनीतिक समीक्षक है तो कह ही सकते हैं कि सारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीख दे दी है विपक्ष को भी कि वो अपने आचरण पर ध्यान रखें। चलिए शैलेंद्र, आपने कहा कि संसद को चलाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। अब जबकि विपक्ष के बाद पिछले दो सत्रों या फिर कहें दो बार के बाद इस बार थोड़ा नंबर्स ज्यादा है, आक्रामक नजर आ रहा है, थोड़ी सी आक्रामकता, एक विश्वास, आत्मविश्वास विपक्ष में ज्यादा नजर आ रहा है। तो क्या विपक्ष की आक्रामकता का जवाब आक्रामकता के साथ दिया जाएगा, या फिर जैसे कल प्रधानमंत्री ने बिल्कुल एक लाइन में कहा कि हम अपने विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहते हैं, इस तरह से बहुत ही गंभीरता और मर्यादा के साथ उनका जवाब दिया जाएगा? आपको क्या लगता है संसद में किस तरह की आवाज आज के चर्चा के दौरान हो सकती है? अजय देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको रोकना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा लोकसभा, जहां पर इस वक्त अब शायद चर्चा की शुरुआत हो गई। वापस लौटेंगे आपके पास अपडेट की हुई, वो तो कोई सरकार नहीं। दरअसल पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। ये पीडीए इंडिया की सकारात्मक राजनीति, पॉलिटिक्स जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत हुई है। ये इंडिया पीडीए की सोशल जस्टिस मुहिम की विक्ट्री है। 2024 का परिणाम हम इंडिया वालों के लिए जिम्मेदारी से भरा पैगाम भी है। और अगर हम यूं कहें अध्यक्ष महोदय कि 15 अगस्त 1947 अगर उपनिवेशिक राजनीति से आज़ादी का दिन था, तो 4 जून 2024 देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आज़ादी का दिन रहा। ये सांप्रदायिक राजनीति के अंत और सामुदायिक राजनीति की शुरुआत है। जहां सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ है, वहीं सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। सबसे अच्छी बात हुई ये है कि इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की हमेशा के लिए हार हो गई है। अध्यक्ष महोदय, कहने को सरकार ये कहती है कि ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और जीडीपी के मामले में 5th वर्ल्ड की इकोनॉमी बन गई है। लेकिन अध्यक्ष मोदी, ये सरकार क्यों छिपाती है कि अगर ये हमारी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर हम 5वें नंबर पर हैं, तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हमारे किस स्थान पर पहुंची है। और हम लोगों ने तो अध्यक्ष महोदय देखा है कि अगर दिल्ली की सरकार ने कहा होगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, तो जहां से प्रधानमंत्री जी चुन करके आते हैं, वहाँ का प्रदेश के सरकार भी कह रहे कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। देश की इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई, पर कैपिटा इनकम क्या है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो कम से कम 35% की ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 35% की ग्रोथ उत्तर प्रदेश पा पाएगा। हम हंगर इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं, नीचे से कहाँ हैं। जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो इनइक्वालिटी के पैरामीटर पे कहाँ खड़े हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं। और जो लोग चुनाव को अपने तरीके से मोड़ते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है।
इस चुनाव में धन छल बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। ये चुनाव जो देश का हुआ, ये सकारात्मक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है। इस बार प्रो कॉन्स्टिट्यूशन वालों की जीत हुई है। हम मानते हैं संविधान ही संजीवनी है, उसी की जीत हुई है। ये संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। अब ऊपर से नीचे की राजनीति का अंत हो गया है। अब नीचे से जो समाज की जो आवाज उठेगी वही राजनीति का आधार बनेगी। मैं कहना चाहता हूं कि देश किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें हुई हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात न हो, क्योंकि अध्यक्ष महोदय सबसे बड़ा प्रदेश जहां है, उसने हर बार दूसरे दल को समर्थन देकर के सरकार बनाई। मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूं कि लोग क्यूटो की फोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर के गंगा जी तक ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है जिस दिन मां गंगा साफ हो जाएंगी, शायद उस दिन कहीं क्यूटो उसकी गोद में कहीं मिल जाएगा। बनारसी लोग चाहते हैं कि कोई गंगा जी के भी तल में उतरकर उसका दर्द भी जाने। उत्तर प्रदेश की जनता का बस यही आग्रह है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहने की कसम खाई जाती है, कम से कम उस गंगा जल से तो झूठ ना बोला जाए। जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट का राज खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। लोकसभा में सपा के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात संसद के पटल पर रख रहे थे। स्पष्ट तौर पर उन्होंने जिक्र किया चुनावों का, अपनी जीत का, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था पर भी उन्होंने तंज कसते हुए सरकार को घेरने का प्रयास किया। और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शैलेंद्र, हम लगातार आपके साथ यही चर्चा कर रहे थे कि विपक्ष आत्मविश्वास के साथ अपनी बात करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तो अब सरकार की रणनीति क्या होगी? सभी को प्रतीक्षा है प्रधानमंत्री के संबोधन की, और ये माना जा रहा है कि जिन शब्दों में, जिन तल्ख शब्दों में कल राहुल जी ने तमाम आरोप सरकार पर लगाए, उसका माकूल जवाब आज प्रधानमंत्री जरूर संसद के पटल पर रखेंगे। अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक शैली रही है। हमने देखा है कि उन्होंने हमेशा संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए अपने अंदाज में जवाब दिया है, और कई बार वो संसद में बोले हैं। राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा को वो आज 4 बजे जवाब देंगे, और सभी को इंतजार है जब वो विस्तार से अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे, और विपक्ष के आरोपों का भी वो सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि विपक्ष ज़्यादा आक्रामक नजर आ रहा है, सही बात है, लेकिन सत्ता पक्ष पलटवार करके हम देख रहे हैं कि जवाब भी दे रहा है। और सत्ता पक्ष का कहना है कि जो असत्य बातों या फिर इस तरह से आक्रामकता दिखाना जो कई बार संसदीय परंपरा के अनुकूल नहीं होता, या ऐसे शब्दों का चयन करना वो ठीक नहीं है। और हमने देखा कि राहुल गांधी के बयानों से कई शब्द, कुछ पंक्तियां भी हटाई गई हैं लोकसभा से, जिसको लेकर पहले ही सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई थी। तो आप आक्रामक होइए। अगर आप लगातार तीसरी बार सत्ता में नहीं आ पाए हैं और 100 से नीचे रह गए हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपकी जीत हुई है, आप उसे नैतिक जीत करार दे रहे हैं। हम जानते हैं कि 17वीं और 16वीं लोकसभा में नेता विपक्ष का पद भी हासिल नहीं हो पाया था। इस बार राहुल गांधी को पद मिला है, तो कांग्रेस उससे उत्साहित हो सकती है। लेकिन जब आपको कोई पद मिलता है या फिर आपकी संख्या बढ़ती है लोकसभा में, तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है।
कि आप सिर्फ आरोप न लगाएं, आरोप के पीछे तथ्य होना चाहिए, और यही बात सत्ता पक्ष कह रहा है। अब देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देते हैं तो किन बिंदुओं को रेखांकित करते हैं। लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है, हम देख रहे हैं कि कल चाहे राहुल गांधी हो नेता विपक्ष के तौर पर लोकसभा में, या अब इस वक्त अखिलेश यादव बोल रहे हैं, वो कई मुद्दों पर सरकार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक संकेत देने की कोशिश है अपने समर्थकों को, अपने दल के कार्यकर्ताओं को, कि देखिए भले ही हम तीसरी बार सत्ता में नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमारी सीट संख्या बढ़ी है, हमें उत्साहित रहना है, सरकार को घेरते रहना, सत्ता पक्ष को घेरते रहना। लेकिन शैलेंद्र, एक बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि संसद के पटल पर जो कुछ भी बोला जाता है, जो कुछ भी रखा जाता है, वो सैक्रोसेंट माना जाता है, उसको बिल्कुल सत्य का माना जाता है। सरकार का कोई भी बयान हो या फिर कोई भी दस्तावेज रखा जाए तो उसको अंतिम सत्य माना जाता है सरकार के लिहाज से। और शायद अब राहुल गांधी पर भी इस बात का दबाव होगा कि जो उन्होंने बोला है या तो उसको सत्यापित करें, और उसको भी लेकर के भी शायद हमें कुछ कदम देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए इस खास चर्चा में। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के कई हिस्से हटा दिए गए। नेता विपक्ष के तौर पर कल सदन में दिए गए भाषण में हिंदुओं पर उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया कि खुद प्रधानमंत्री को खड़े होकर के कहना पड़ा कि यह गंभीर विषय है। एक दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भगवान शिव का चित्र दिखाते हुए सत्ता पक्ष के आड़े हाथ लिया था, और बीजेपी ने भाषण में किए गए कई दावों को चुनौती देते हुए अध्यक्ष ओम बिरला से कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद राहुल के भाषण के कई हिस्से हटा दिए गए। राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान पर हिंदू संत समाज ने निंदा की है। कई धर्माचार्यों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको सुनवाते हैं। सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को अतिवादी कहे जाने की अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में निंदा करती है। हम राहुल गांधी के हिंदू विरोधी रुख से सदैव यह जानते हुए कि उनका विचार हिंदू विरोध है, यूपीए सरकार के दौरान जिस प्रकार हिंदू आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने का प्रयास हुआ था, 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हत्या, मां बहनों के साथ बलात्कार, या वर्तमान में बंगाल में होते हिंदुओं पर अत्याचार, केरल में हिंदुओं की हत्या पर जो राजनीतिक दल सदैव चुप रहा, उससे हम यह अपेक्षा नहीं करते कि वो हिंदू हितों की बात करेगा। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोलते हुए एक अभय मुद्रा का जिक्र किया है, और उसकी तुलना उन्होंने जो मुसलमान इस्लाम में हम जो दुआ मांगते हैं दोनों हाथ जोड़ करके, उन्होंने कहा है कि अभय मुद्रा इस्लाम में भी है। देखिए, अभय मुद्रा हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न मुद्राओं का जिक्र है, देवी देवताओं के उनके अकॉर्डिंग जो देवी देवता हैं उसके अंदर उनकी विभिन्न मुद्राएं हैं, उसमें हो सकता है। लेकिन इस्लाम में मूर्ति पूजा या पूजा पाठ का कोई जिक्र नहीं है, और ना ही किसी किस्म से अभय मुद्रा का कोई जिक्र है। और मैं नहीं समझता कि किस कंसेप्ट में उन्होंने इसलिए को इस्लाम से जोड़ा है, और शायद उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है कि कांग्रेस का जो सिंबल है वो अभय मुद्रा जो वो इस्लाम में भी है। तो मैं इसका खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में अभय मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है, और जो हम दुआ मांगते हैं उसको अभय मुद्रा से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है। We have heard the statement which has been given by the leader of opposition श्री राहुल गांधी जी about हमने विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बयान सुना है, जिसमें उन्होंने अभय मुद्रा के प्रतीक को इस्लामी प्रार्थना या इस्लामी पूजा से जोड़ने की बात की है, जिसका उल्लेख किसी भी पवित्र ग्रंथ या संतों की शिक्षाओं में भी नहीं है। किसी भी अन्य प्रतीकात्मक मुद्रा को इस्लाम के दर्शन और आस्था से जोड़ना सही बात नहीं है। जिस प्रकार से हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी ने जो फैक्ट्स बिफोर द हाउस प्लेस किए अबाउट द रिलीजन्स, धर्मों के बारे में बताया गया, वो मेरे हिसाब से उनके पास जानकारी नहीं थी। अधूरी जानकारी, गलत जानकारी उन्होंने हाउस में रखी है, जिसकी मुझे बहुत ही आज पीड़ा है। दुखी हूँ मैं। एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे एक ऐसे बयान देने जो कि बिल्कुल गलत दे रहे हैं, इससे मेरा मन बहुत आज आहत हुआ है। और नेता विपक्ष के तौर पर अपने पहले ही भाषण में राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं। हिंदुओं को लेकर दिए गए विवादित बयान के साथ ही अल्पसंख्यकों को लेकर के भी राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अल्पसंख्यकों पर अन्याय तेजी से बढ़े। उन्होंने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए कि भाजपा ने मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा और अत्याचार किया है, सिखों और क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत फैलाई है, हर अल्पसंख्यक वर्ग पर आक्रमण किया है।
हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं, पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। दरअसल राहुल गांधी भाजपा के राज में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की बात कह रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। इस मामले में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों का रिकॉर्ड राहुल को आईना दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कांग्रेस सरकारों के दौरान अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार की और इसकी हकीकत की। कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमानों के खिलाफ दंगों का लंबा इतिहास रहा है। 1980 में मुरादाबाद दंगा, 400 लोग मारे गए। ईद के दिन नमाज पढ़ रहे थे, मुसलमानों पर फायरिंग कर दी गई। दर्जनों मुसलमान उसी वक्त मारे गए। तब यूपी के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के वीपी सिंह। 1981 की बात करें, बिहार शरीफ दंगा, बिहार में 45 लोग मारे गए। इस वक्त मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्र। इसी तरह से 1983 में नीली दंगा, असम, 2191 लोग मारे गए। ज्यादातर बांग्लादेशी मुसलमान थे। राज्य में राष्ट्रपति शासन था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार, इंदिरा सरकार थी। 1984 भिवंडी दंगा, मुंबई, जिसमें 278 लोग मारे गए। मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के वसंत दादा पाटिल। आगे बढ़ते हैं, 1985 में अहमदाबाद दंगा हुआ, गुजरात में 275 लोग मारे गए। उस वक्त भी थे मुख्यमंत्री कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी। उन तमाम दंगों की फहरिस्त, जब कांग्रेस राज में दंगों की हकीकत को हम आपके सामने रख रहे हैं। 1985 में अहमदाबाद दंगा, उस वक्त मुख्यमंत्री कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी थे। 85 के सिर्फ 2 साल बाद 1987 की बात करें, मेरठ दंगा हुआ उत्तर प्रदेश में, 346 लोग मारे गए हाशिमपुरा कांड में। उसके बाद 42 लोग मारे गए थे और 42 मुसलमान उस कांड में मारे गए थे। उस वक्त मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह। तो ये आंकड़ों के जरिए जो आईना दिख रहा है कांग्रेस को, समझने वाली बात है कि कहने की बात कुछ और हकीकत कुछ और। 1989 में भागलपुर दंगा बिहार में हुआ, 900 से ज्यादा लोग मारे गए। मृतकों में ज्यादातर मुसलमान थे। मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के ही सत्येंद्र नारायण सिन्हा। और विपक्ष द्वारा अग्निपथ योजना समाप्त करने वाले बयान पर भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। योजना के लाभार्थी जवानों से अपनी बातचीत का अनुभव शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री ने योजना से जुड़ी सुविधाओं और तथ्यों को लेकर सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया। गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो भी पोस्ट किया और लिखा, अग्निवीर की सच्चाई, लगातार झूठ फैलाने वाले राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा है। आप अग्निवीर में कब गए? 2022 25 नवंबर को भर्ती हुए थे। 2022 25 नवंबर। आप क्या महसूस करते हैं? बड़े नेता, कुछ लोग कहते हैं अग्निवीर में जो जा रहा है उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। वो अभी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उसके बाद उसमें 2 ऑप्शन भी है। जिसको रहने का मन होगा फॉर्म भरा जाएगा, और जिसको नहीं रहना होगा वो सीधा अपना फॉर्म भर के मतलब वो ऑफिस में जमा कर देगा। मतलब मुझे नहीं रहना है 4 साल के बाद, तो वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। उसके बाद जो रहना चाहेगा उसका फॉर्म भरा जाएगा। फिर 4 साल तक जो टेस्ट होते रहेगा, वो टेस्ट, उसका ट्रेड वर्क, पूरा स्मॉल आर्म्स, फायरिंग, रनिंग, ड्रिल जो भी है पूरा मतलब टेस्ट होगा, उसका नंबर देखा जाएगा। उसके बाद फाइनली फिर दिल्ली हेडक्वार्टर से पूरा जिसका EME का ब्रांच सिकंदराबाद में है, तो मेरा पूरा हेडक्वार्टर में कागज का रिकॉर्ड वहीं जमा रहता है, तो वहाँ से मेरा फाइनल लिस्ट बनेगा। तो जब 4 साल की ट्रेनिंग होगी और उस बीच में टेस्ट होता है, तो उसमें से आर्मी में लोग जाएंगे? हाँ, आर्मी में जाएंगे। उसके बाद GD से जो अभी अग्निवीर में भर्ती हो रहा है,
उसको बीएसएफ में 4 साल के बाद बीएसएफ में 4 साल के बाद जाएंगे, सीआरपीएफ में जाएंगे, आईटीबीपी में जाएंगे, हाँ, एसएसबी में जाएगा और सीआईएसएफ में जाएगा, रेलवे में जाएगा, आरपीएफ में जाएगा। ये इतने 7 तरह के लोगों में कोटा फिक्स किया गया, 10%, 15% कर। उसका सीट अलग रहेगा। नो, तब तो इसका 4 साल में पैसा कितना मिलेगा भैया? पैसा 4 साल में अभी जैसे अभी आपका 16 महीना। हाँ, अभी मेरा 11,000 का मंथ कटता है और 29,000 अकाउंट में 11,000 कटता है, जमा होता है, वो 4 साल के बाद मिलेगा। हाँ, टोटल 11,75,000। 11,75,000 और कुछ नगद भी हाँ, नगद, हाँ, 29,000 मिला। 29,000 नगद भी मिलता है। 25 लाख टोटल होगा सब मिला करके। तब तो ये तो युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है, आप ये समझते हैं? हाँ, अच्छा है। उसके बाद अंदर से क्वालिफाई जैसे गेम में भी जा सकता है। गेम बहुत सारा अंदर गेम होता है, गेम कोटा में, स्पोर्ट्स कोटा में जाता है। और आइए अब देखते हैं कि ये अग्निपथ योजना आखिर में है क्या। एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे भ्रम अभी भी फैलाए जा रहे हैं। और अग्निपथ योजना कम उम्र में युवाओं के लिए एक सुनहरा भविष्य का विकल्प देती है। भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती करने का अवसर देती है। 4 साल की अवधि के लिए उनको नियुक्त किया जाएगा और 4 साल होने पर अग्निवीर को दूसरे क्षेत्रों में रोजगार के मौके मिलेंगे। नियुक्ति अवधि पूरी होने पर स्थायी कैडर में नामांकन के लिए आवेदन का अवसर होगा। 25% तक अग्निवीर सशस्त्र बलों में नियमित कैडर में नामांकित किए जाएंगे। बीएसएफ, सीआईएसएफ में 10% का आरक्षण, उम्र और फिजिकल टेस्ट से भी छूट, क्योंकि लगातार वो कार्य करते रहेंगे 4 सालों तक सेना में। युवाओं को अनुभवी कर्मियों के बीच काम करने से एक अच्छा संतुलन मिलेगा और देश में युवा और तकनीकी रूप से जो उनको प्रशिक्षित होने का अवसर मिला है, उनको भविष्य में कई सारे संभावनाओं के दरवाजे भी खोलेगा। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में विस्थापितों को मिले मुआवजे को लेकर के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब आमने सामने हैं। अयोध्या में विस्थापितों को मुआवजा बांटने के संबंधी बयान पर भी मुख्यमंत्री ने राहुल को घेरते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर से संसद में झूठ बोला। उन्होंने राहुल पर संसद जैसे पवित्र स्थान पर गलत बयानी का आरोप लगाते हुए कहा कि ये बयान अयोध्या को बदनाम करने के लिए दिया गया है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में विभिन्न विकास कार्यों के दौरान विस्थापित हुए लोगों को 1,733 करोड़ रुपए की धनराशि मुआवजे के तौर पर दी गई है। जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पोजीशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। प्रॉपर कंपनसेशन देने के साथ ही जो दुकानें थी, जो अपने पीछे दुकान बना सकते थे, उनके लिए उस प्रकार की एफआईआर में छूट दी गई। जिन लोगों के पास उस प्रकार की स्पेस नहीं थी, उनके लिए मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बना करके वहां पर उन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उन्हें स्थान देने की कार्य को आगे बढ़ाया गया। श्री राहुल गांधी के बयान सत्य से परे हैं, झूठ का एक पुलंदा है। उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है। और दिल्ली हाईकोर्ट में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फिर से सुनवाई की जाएगी। इस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। कल ही केजरीवाल ने ये याचिका लगाई थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल की ओर से यह कहा जा रहा है कि उन्होंने अदालत के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें सीबीआई की 3 दिनों की हिरासत में भेजा गया था। और इस पूरे मामले पर नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या अपडेट है और ये जो सुनवाई है कब शुरू होने की उम्मीद है और क्या हम इसमें दोनों पक्षों की क्या राय आती हुई दिख रही है? देखिए, कुछ देर के बाद ही जो सुनवाई है वो शुरू होगी, चूँकि आप आदमी पार्टी की तरफ से अपील की गई है और अपील खासतौर से इस लिहाज से की गई है कि जो सीबीआई ने 26 जून को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था
और गिरफ्तार करने के बाद जो ट्रायल कोर्ट है उसमें पेश करके 3 दिन की जो रिमांड है वो ली थी। उसी को लेकर जो आम आदमी पार्टी है वो हाई कोर्ट गई है और उनका ये कहना है कि जो सीबीआई है उसके द्वारा गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किसी तरह के जो सबूत हैं वो नहीं है। लेकिन सीबीआई की दलील थी कि चूंकि मामले की जो जांच है वो केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है और अरविंद केजरीवाल उसमें मुख्य साजिशकर्ता के रूप में शामिल हैं और जो मनी ट्रेल है वो भी एक तरीके से ट्रेस हो गई है और केजरीवाल ने प्राइवेट प्लेयरों को, खासतौर से जो आबकारी नीति में जो प्राइवेट प्लेयर थे उनको लाभ देने के लिए ये पूरी की पूरी जो पॉलिसी है वो लाई गई। साउथ लॉबी से जो पैसा है वो लिया गया और उसी के बाद जो सीबीआई है उन्होंने अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में जाकर पूछताछ भी की थी, लंबी पूछताछ हुई थी और सीबीआई का ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे विजय नायर को लेकर या जो साउथ लॉबी है उससे जो 100 करोड़ की जो रकम उनको प्राप्त हुई है उसकी भूमिका को लेकर, तो वो हर सवालों के जवाब टाल रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। उनसे ये पूछा गया उनके मोबाइल का जो पासवर्ड है वो क्या है, उसको उन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता। उनसे जब ये पूछा गया कि किस तरीके से आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 12 फ़ोन डिस्ट्रॉय कर दिए, उसके बारे में क्या जानकारी है कि मैं नहीं जानता। तो तमाम सीबीआई के सवालों के जवाब उन्होंने ना में दिए या गोल मोल तरीके से घुमाते रहे। उसके बाद ही सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया और जो लोअर कोर्ट है उसमें पेश किया अरविंद केजरीवाल को और 3 दिन की जो रिमांड है वो सीबीआई को मिली थी। उसके बाद 3 दिन की रिमांड के बाद 26 जून को फिर दोबारा से 29 जून को उनको पेश किया और 12 जो जुलाई है उस तक उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है और ये अपील की है कि सीबीआई ने उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ सबूत नहीं है। अब देखना है कि कोर्ट इस अपील पर क्या फैसला देता है और जो हमारी जानकारी है इस अपील पर कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा सीबीआई को नोटिस जारी करेगा और सीबीआई से ये पूछेगा कि आखिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को किस आधार पर और किन किन सबूतों की पड़ताल के लिए उनको गिरफ्तार किया, उसको लेकर जवाब दें। तो आज अपील में हम अजय यही कह सकते हैं कि सीबीआई की कोर्ट की तरफ से नोटिस मिल सकता है कि जो आम आदमी पार्टी ने अपील की है उस पर सीबीआई अपना जवाब दे। और सिर्फ समझने के लिए नीरज, एक छोटा सा सवाल ये कि क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई दोनों की जांच अभी भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी रहेगी? देखिए, बिल्कुल जांच जारी रहेगी और सीबीआई लगातार इस मामले में जांच कर रही है और इससे पहले आपने देखा भी है कि सीबीआई ने कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। ईडी ने पूरा जो मनी ट्रेल है उसकी जो डिटेल है वो कोर्ट के सामने पेश की है। तमाम जो गवाह हैं, सरकारी गवाह हैं, उनके जो बयान हैं वो कोर्ट के सामने मौजूद हैं। किस तरीके से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर इस पूरे षड्यंत्र को रचा था और किस तरीके से जो निजी शराब लॉबी थी उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई। आनन फानन में ये पॉलिसी को लाया गया, जबकि इस पर कई तरह की जो आपत्तियां हैं वो भी उस समय के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने दर्ज की थी, लेकिन उन आपत्तियों को दरकिनार किया गया। उसके बाद एलजी महोदय ने इसकी जाँच के आदेश दिए थे और जब जाँच इसमें हो गई उसके बाद उनको जब ये पता लगा कि इसमें कई सारी वित्तीय अनियमितताएं, क्योंकि उसकी वजह से जो वित्त विभाग है दिल्ली सरकार का उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अब साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल इसमें मुख्य साजिशकर्ता के रूप में शामिल है और ईडी और सीबीआई दोनों इस मामले की जांच कर रही है। अब देखना है कि हाईकोर्ट में जब अपील पर सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट किस तरह के दिशा निर्देश सीबीआई को देता है। बहुत धन्यवाद नीरज, आप इस पर निगाह बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। स्वाति ने इस लेटर में जनवरी 2024 में उनके इस्तीफे के बाद से डीसीडब्ल्यू को व्यवस्थित तरीके से खत्म किए जाने की बात लिखी। स्वाति ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने 2015 से जो सिस्टम बनाए थे उसे सरकार ने नष्ट कर दिया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने इसकी जानकारी दी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि डीसीडब्ल्यू कर्मचारियों को 6 महीने से सैलरी ही नहीं मिली है। स्टाफ में एसिड अटैक और रेप सर्वाइवर्स हैं। आयोग में कामकाज करने के लिए कागज और स्टेशनरी खरीदने तक का पैसा बचा ही नहीं है। इसके अलावा आयोग का बजट भी 28% तक घटा दिया गया है। 6 महीने से अध्यक्ष पद पर नियुक्ति ही नहीं हुई है। डीसीडब्ल्यू की 181 हेल्पलाइन को भी बंद कर दिया गया है। मेरी दिल्ली सरकार से अपील है कि महिला सुरक्षा के लिए अहम कार्य करने वाले डीसीडब्ल्यू पर ताला लगाने का प्रयास बंद करें। आगे बढ़ते हैं। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अब
तंज कसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार हर विभाग के कामकाज में नकारात्मक प्रभाव डालती है। स्वाति मालीवाल जी जब DCW में थी तो लगातार हम देखते थे कितना सही कितना गलत, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आज वो बोल रही हैं तो उनके साथ खुद ऐसा घटना हो गई है। तो वो जब DCW की अध्यक्ष भी रही होगी तब भी अंदर अंदर क्या हो रहा हो हमें नहीं पता, लेकिन ये बात तो सच है कि अरविंद केजरीवाल जी हर कानूनी संस्था को ख़त्म करने में विश्वास रखते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट अपनी तरह काम नहीं कर रहा, दिल्ली जल बोर्ड नहीं कर रहा है, पानी की कमी है, बाढ़ भी आ रही है, और कहीं पर भी पेंशन डिपार्टमेंट काम नहीं हो रहा है और DCW में भी काम नहीं हो रहा है। तो ये केजरीवाल साहब का काम करने का तरीका है कि वो किसी भी संस्था को काम करने के लिए कमज़ोर करते हैं। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की आज पेशी होगी। सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। दरअसल कर्नाटक के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था, जिससे कोर्ट ने स्वीकार कर राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश जारी किया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में एक जोड़े की सार्वजनिक रूप से पिटाई की घटना का अब स्वतः संज्ञान ले लिया है। कथित तौर पर TMC से जुड़े लोगों ने उनकी पिटाई की थी। NHRC ने कहा है कि मामले से पता चलता है कि राज्य के अधिकारियों ने न तो अतीत में हुई ऐसी घटनाओं से कोई सबक सीखा है और न ही NHRC द्वारा उठाई गई चिंताओं पर कोई ध्यान दिया। NHRC ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करके 1 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने कूच बिहार और कोलकाता में भयानक हिंसा की लगातार घटनाओं की आलोचना करते हुए ममता बनर्जी की सरकार को अब आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों, खासतौर पर सरकार में बैठे लोगों को जवाब देना होगा। There is bloodbath on the streets of Bengal. Yes, there is death dance which you see in the villages of Bengal. What did we see the other day? Most disgusting sight, inhuman sight of a helpless woman being beaten in front of the people who did not react, who did not revolt. Is there a police force here? Yes, there is a police force. But people are asking, who is the cop, who is the thief? That difference is blurred. Criminalization has taken place in a section of the police force. Even some of the IPS officers are playing to the gallery for this. I'm shocked. There will be action. The Constitution of India, the laws of the land, will see that a nemesis comes very soon. Action will be taken. Those responsible for this, particularly in government. महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस के 6 मामले सामने आए हैं। जीका वायरस से संक्रमित इन मरीजों में 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पुणे के एरंदवाने इलाके की एक 28 वर्षीय गर्भवती महिला जीका वायरस से संक्रमित पाई गई। इस बीच महिला की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके अलावा 12 सप्ताह की एक अन्य गर्भवती महिला भी जीका वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। फिलहाल दोनों महिलाओं की हालत स्थिर है। ये दोनों ही गर्भवती महिलाएं एरंदवाने इलाके की ही रहने वाली हैं। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मरीजों का देश या विदेश में यात्रा का कोई भी इतिहास नहीं है। विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग की बीमारी, ये बीमारी छुआछूत की बीमारी नहीं है और न ही एक दूसरे से स्पर्श के कारण फैलती है। सफ़ेद दाग की बीमारी से पीड़ित करीब 80% मरीज समाज में भेदभाव का सामना करते हैं। आजकल नई नई तकनीक, दवाओं, लेज़र थेरेपी, फोटोथेरेपी और ग्राफ्ट इम्प्लांट जैसी तकनीक के माध्यम से सफ़ेद दाग का इलाज संभव है। एम्स नई दिल्ली सहित देश के बड़े अस्पतालों में इसका सफल इलाज किया जा रहा है। एम्स नई दिल्ली की डॉक्टर कनिका साहनी ने कहा है कि इस बीमारी को लेकर के लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जिससे जागरूकता के जरिए ही दूर किया जा सकता है। पब्लिक में अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं कि यह एक छूत की बीमारी नहीं है, यह एक से दूसरे को छूने से नहीं फैलती, ना ही अगर किसी मरीज़ में यह बीमारी है तो ऐसा ज़रूर होगा कि उनके बच्चों में ये बीमारी जाए।
तो हम पब्लिक को यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके हम इन मरीज़ों को अपने साथ लेकर सोसाइटी में आगे बढ़ें, ताकि इनकी परेशानियां और इनका दुख हम कम कर सकें। अभी जो नए सर्जरीज़ आए इसको हम सेल ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक बोलते हैं, जो सेल ग्राफ्टिंग है, जिसमें पेशेंट के खुद के स्किन में से जो मेलानोसाइट्स हेल्दी है वो लेके ट्रांसप्लांट किए जाते हैं ऑन द साइड जहाँ पे विटिलिगो है। तो वो पैचेस अगर स्टेबल है, बढ़ नहीं रहे हैं, तो इन पेशेंट के लिए ये सर्जरी बहुत काम कर सकती है और उसमें रिजल्ट भी अच्छा आता है। आसाम में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। डिब्रूगढ़, नगांव, गोलाघाट समेत दर्जन भर जिले पानी से डूबे हुए हैं। भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति के मद्देनज़र गोलाघाट में ट्रैफिक को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी यात्री वाहन, निजी और वाणिज्यिक वाहन दोनों को हर आधे घंटे में पुलिस और बल के कर्मचारियों द्वारा सख्ती से नियंत्रित गति से चलने की अनुमति दी जाएगी। पायलट वाहन बागोरी सीमा और पनबारी में तैनात रहेंगे। वो नगांव पुलिस और वन कर्मचारियों के साथ समन्वय करेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में जून में 122 सालों के बाद इतनी भीषण गर्मी पड़ी है। जून 2024 में 11% बारिश कम हुई, जो पिछले 5 साल में इस महीने में सबसे कम बरसात है। मौसम विभाग के अनुसार देश में जून महीने में 147.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 165.3 मिलीमीटर होती है। उत्तर पश्चिम भारत में 33% कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं मध्य भारत में 14% की कमी और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 13% की कमी दर्ज की गई। जून में केवल दक्षिण भारत में ही अतिरिक्त बारिश करीब 14% दर्ज की गई है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 3 और 4 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति, रूस यूक्रेन का युद्ध और एससीओ सदस्य देशों के बीच समग्र सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन में नेताओं से पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। बता दें कि भारत ने एससीओ की अपनी पहली अध्यक्षता के तहत 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल प्रारूप में एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 23वीं बैठक की मेजबानी की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 आसियान देशों के साथ प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन किया है। इसके तहत क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट के इंस्टेंट सेटलमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने बयान में कहा कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के इनोवेशन हब द्वारा बनाए गए नेक्सस का मकसद भारत की यूपीआई को आसियान सदस्य मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के तेज पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ना है। केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में आगे कहा कि बीआईएस और इन 4 देशों के केंद्रीय बैंक, बैंक नेगारा मलेशिया, बैंक ऑफ थाईलैंड, बैंक गो सेंट्रल एनएसजी फिलिपिनास, मॉनेटरी अथॉरिटी सिंगापुर और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 30 जून 2024 को स्विट्जरलैंड के बेसल में एग्रीमेंट साइन किया गया। इस प्रोजेक्ट में इंडोनेशिया स्पेशल ऑब्जर्वर के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने बयान में उम्मीद जताई कि आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म को कई और देशों तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे 2026 तक लाइव किया जाना है। बॉर्डर पेमेंट में बड़ी भूमिका निभाएगा। इससे भुगतान तेज और कम लागत पर किया जा सकेगा। और हम नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बुधवार 3 जुलाई को ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन कर रहा है। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में होगा। शिखर सम्मेलन का मकसद अंतर्राष्ट्रीय एआई एक्सपर्ट्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और ज्ञान के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि चलन से हटाए गए 2000 रुपए के 97.87% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं, जबकि 7581 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अभी भी लोगों के पास हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए मूल्य के नोट बैंक को वापस लेने की घोषणा की थी। पिछले साल 19 मई को 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोट का कुल मूल्य कारोबार 3.56 लाख करोड़ रुपए था।
भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन नहीं करने पर 4 कोऑपरेटिव बैंक्स पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया उनमें गुजरात राज्य कर्मचारी कोऑपरेटिव बैंक, रोहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक और बैंक एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने बैंक एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपए, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपए, रोहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर 1.5 लाख रुपए और गुजरात राज्य कर्मचारी कोऑपरेटिव बैंक पर 7.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड का कोयला उत्पादन चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 8% बढ़कर 18.93 करोड़ टन रहा। पिछले वर्ष समान अवधि में कोल इंडिया का कोयला उत्पादन 70.55 करोड़ टन था। जून के महीने में कंपनी का उत्पादन 9% बढ़कर के 6.3 करोड़ टन हो गया है। भीषण गर्मी के चलते देश में बिजली की रिकॉर्ड खपत जारी है। जून में बिजली की खपत सालाना आधार पर करीब 9% बढ़कर 152.38 अरब यूनिट रही। भीषण गर्मी की वजह से घरों और दफ्तरों में एयर कंडीशन और कूलर जैसे उपकरणों का अत्यधिक इस्तेमाल इसकी मुख्य वजह रही। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 4 कंपनियों के आईपीओs को मंजूरी दे दी है। इन कंपनियों में ब्रांडबीज सॉल्यूशंस, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस, इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स और गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग शामिल है। गौरतलब है कि गेट ऐप ऑब्जर्वेशन लेटर मिलने के 1 साल के भीतर कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। नेवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने आईपीओ के जरिए 3000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बाजार नियामक के पास प्रस्ताव भेजा है। आईपीओ के तहत 10 रुपए के 800 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि प्रवर्तक और शेयरधारक 2200 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री ओएफएस के जरिए करेंगे। नए शेयर से मिलने वाली रकम से 625 करोड़ रुपए तक का इस्तेमाल कंपनी अपना पूंजी आधार बढ़ाने, सॉल्वेंसी स्तर मजबूत करने और कंपनी के सामान्य कामकाज में खर्च करेगी। पतंजलि फूड्स पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सभी नॉन फूड बिजनेस का अधिग्रहण करेगी। यह सौदा 1100 करोड़ रुपए में हुआ है। पतंजलि फूड्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1 जुलाई 2024 को इसकी मंजूरी दे दी थी। हालांकि इस डील को शेयर होल्डर्स, लेंडर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज से भी मंजूरी लेनी होगी। और भारत की अर्थव्यवस्था में तेज गति से वृद्धि के चलते लोगों की आमदनी भी बढ़ी है और दैनिक जीवन के वस्तुओं की उपभोग में भी बढ़त दर्ज की गई है। निवेशक भी भारत के इस उपभोग की कहानी में अपना फायदा देख रहे हैं और खपत से जुड़े स्टार्टअप्स में जमकर निवेश कर रहे हैं। डेटा इंटेलिजेंस फर्म ट्रैक्सन की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की पहली छमाही में रिटेल सेक्टर की फंडिंग 32% बढ़ी 1.6 अरब डॉलर को पार कर गई, जो 2023 की पहली छमाही में 1.23 अरब डॉलर थी। 2024 की पहली छमाही में कुल फंडिंग राउंड में से 8 में $100 मिलियन से ज़्यादा की फंडिंग हुई। फ्लिपकार्ट में $350 मिलियन, अपोलो 24/7 में $297 मिलियन और मीशो ने $275 मिलियन की फंड जुटाए हैं। इससे पता चलता है कि रिटेल सेक्टर को लेकर के निवेशक भी काफ़ी आशावादी हैं। एक रिपोर्ट यूबीएस की भी आई जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था की तेज़ रफ्तार की उम्मीद जताई गई है। यूबीएस के मुताबिक पिछले 1 दशक में भारत में खपत बढ़ करके करीब 2 गुनी हो गई। पिछले वर्ष ये $2.1 ट्रिलियन पर थी। भारत 2026 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। पिछले साल भारत में खपत दुनिया की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि चीन, अमेरिका और जर्मनी के मुकाबले ज़्यादा तेजी से बढ़ी थी। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ कुल 8 पदक जीतकर शीर्ष पर रहते हुए अपने अभियान को समाप्त किया। इस प्रतियोगिता में युवा पहलवान अभिमन्यु, जोंटी कुमार, साहिल जागलात और अनिरुद्ध कुमार ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। वहीं रोहित और जयदीप ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक जीता है, जबकि शुभम और अमित कांस्य पदक अपने नाम करने में सफल रहे। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा इस हफ्ते से शुरू हो रही पेरिस डायमंड लीग में भाग नहीं लेंगे। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा जांघ की मांसपेशी में परेशानी की वजह से पेरिस डायमंड लीग के नाम से वहां से नाम वापस लेने का उन्होंने फैसला लिया है। गौरतलब है कि नीरज चोपड़ा ने पिछले महीने फिनलैंड में पावो नूर्मी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। तो समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।